Assalamu alaikum. Welcome back to the Knowledge Vault. In today's lecture, we will be discussing chapter number 1 of class 10 KP board named as Simple Harmonic Motion, जिसमें previously हमने डिस्कस किया था oscillations और vibrations को, oscillatory motion को, terminologies related to oscillatory motion and differences between oscillations and vibrations and amplitude and displacement. In today's lecture, we will be discussing simple harmonic motion. First of all, हम देखेंगे कि simple harmonic motion जो ये पूरा आपका एक टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब क्या है, इसमें हर एक टर्म की मीनिंग को हम जानेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके बैकग्राउंड को, यानी कि इसमें क्या क्या डिस्कवरीज हुई, इसमें क्या क्या इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये चीज़ हम देखेंगे। फिर हम जो है मैथमेटिकल जो एक्सप्लेनेशन है उसको लेते हुए सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, इसके साथ रेलेवेंट जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं उनको डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन देखेंगे एंड अपने लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, सो टाइम ज़ाया नहीं करते और शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सो स्टार्टिंग विद द बैकग्राउंड स्टडीज, तो सबसे पहले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो ये टर्म है इसको कॉइन किया गया था बाय फिजिक्स टू डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए फिजिक्स ने जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो टर्म है इसको कॉइन किया था। अब इस टर्म को अगर हम गौर से देखें तो इसमें आपके पास थ्री वर्ड्स आ रहे हैं, एक है सिंपल, एक है हार्मोनिक और एक है मोशन। जो टर्म मोशन है वो आपके पास पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करती है, जो टर्म हार्मोनिक है वो आपकी एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और जो सिंपल वर्ड है वो उस फंक्शन की अमाउंट को रिप्रेजेंट करती है कि कितनी दफ़ा वो फंक्शन जो है वो आपने यूज़ करना है टू डिस्क्राइब योर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, so starting with the word harmonic. So the motion is called harmonic because the displacement of the object executing simple harmonic motion is described by a sinusoidal function sine और cosine. तो बेसिकली जो ये वर्ड हार्मोनिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ये आपको क्या चीज़ रिप्रेजेंट करके देता है, ये आपको रिप्रेजेंट करके देता है कि आपका जो वेव्स का मोशन होता है, यानी कि जो ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन होता है या जो आपका पीरियोडिक मोशन है वो आपका किस चीज़ से डिस्क्राइब किया जाता है, वो आपका साइनोसाइडल फंक्शन से डिस्क्राइब किया जाता है, जो कि या तो आपका साइन फंक्शन हो सकता है या कोसाइन फंक्शन हो सकता है। ठीक है, ये जो फंक्शन होता है यूजुअली जो आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या फिर जितने भी आपके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि साउंड वेव्स जनरेट करते हैं, उनमें जो वाइब्रेशंस होती हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए साइनोसाइडल फंक्शन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जो वर्ड हार्मोनिक है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइनोसाइडल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्क्राइब करता है। फिर आपके पास इसमें सेकंड टर्म आती है सिंपल। तो वर्ड जो सिंपल है ये इंडिकेट करता है कि आपका जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही साइनोसाइडल फंक्शन से डिस्क्राइब होता है। ठीक है, एक ही साइनोसाइडल फंक्शन आपके पास काफ़ी है कि वो आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्क्राइब करे। हाँ, आपके पास कम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन जब होगा तो उसमें आपको मल्टीपल साइनोसाइडल फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी, मल्टीपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी, मल्टीपल मैथमेटिकल मॉडल्स की रिक्वायरमेंट होगी कि आप अपने फंक्शन को डिस्क्राइब करें। लेकिन चूंकि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें तो इसमें आपके पास सिर्फ एक ही साइनोसाइडल फंक्शन का यूज़ होता है ताकि आप अपने मोशन को डिस्क्राइब कर सको। फिर मैंने कहा कि इस वर्ड में या इस टर्म में जो आपके पास लास्ट वर्ड आता है विच इज़ मोशन, वो पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो पीरियोडिक मोशन आपके पास वो मोशन होता है जो कि आपके पास रिपीट करता है खुद को एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, अब आते हैं इसके अर्ली ऑब्जर्वेशंस एंड डिस्कवरीज की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है गैलीलियो गैलीली का नाम, जिसने 1583 में ऑब्जर्व किया था आइसोक्रोनस बिहेवियर ऑफ अ पेंडुलम। ठीक है, या आइसोक्रोनस मोशन ऑफ अ पेंडुलम। तो आइसोक्रोनस मोशन क्या होता है, ये आपके पास एक ऐसा मोशन होता है जिसमें कांस्टेंट पीरियड होता है, यानी कि जो पेंडुलम अपने साइकिल्स कंप्लीट कर रहा होता है वो कांस्टेंट पीरियड में कंप्लीट करते हैं, यानी कि उसका एक साइकिल ने जितना पीरियड लिया होता है, जितना टाइम लिया होता है, दूसरा साइकिल भी वही टाइम लेता है, तीसरा भी वही टाइम लेता है, तो कांस्टेंट टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, उसने ये चीज़ नोट की थी कि जो आपके पास पेंडुलम का पीरियड होता है वो आपके पास क्या रहता है, सेम रहता है, रिलेटिवली कांस्टेंट रहता है रिगार्डलेस ऑफ द स्विंग्स एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड चाहे उसका बढ़ रहा हो, उसका कम हो रहा हो, जो भी हो रहा हो, लेकिन जो पीरियड होता है पेंडुलम का वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, फिर इसी ऑब्जर्वेशन को लेके जो गैलीलियो गैलीली ने ऑब्जर्वेशन की थी, इसको लेके आपके पास जो क्रिश्चियन हाइगन था उसने 1656 में पेंडुलम को जो है, पेंडुलम क्लॉक जो है उसको इन्वेंट किया था, जो कि आपके पास फॉर दैट टाइम एक्यूरेट टाइम कीपिंग के लिए यूज़ की जाती थी। ठीक है, जो आपके पास उस टाइम की टाइम कीपिंग डिवाइस थी दैट वाज द पेंडुलम क्लॉक, एंड उसको गैलीलियो के ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड क्रिश्चियन हाइगन ने जो है क्या किया था, इन्वेंट किया था। और जो हाइगन था उसकी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग पेंडुलम मोशन उसने दिया था। ठीक है, जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट भी था। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है इसको आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को फर्दर उसकी डेप्थ्स में जाएंगे। ठीक है,
इसके अलावा आपके पास इसमें डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट है उसमें जो फर्दर डेवलपमेंट हुई है वो किस किसने की है। तो सबसे पहले उसमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स आती हैं। तो न्यूटन ने जो है एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क दिया था टू डिस्क्राइब एंड टू एनालाइज दी सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसने क्या किया था, जो फोर्सेज एंड एक्सेलरेशंस आती हैं ऑसिलेटरी मोशन में उनको जो है मैथमेटिकली प्रिसाइजली क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं वो आपके पास साइनसाइडल नेचर ऑफ एसएचएम को डिस्क्राइब करने के लिए जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं काफ़ी सारे। इसके अलावा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हुक्स लॉ भी आता है। आप जब आगे जाके हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो उसमें आपका मास स्प्रिंग सिस्टम आता है। इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो मास स्प्रिंग सिस्टम पे ही होगा जो कि आपका हुक्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। और यही हुक्स लॉ जो है वो आपके जो स्प्रिंग्स का बिहेवियर होता है उसको क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। और इसी हुक्स लॉ के ज़रिए से जो है हम सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसको क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसमें अगेन आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हुक्स लॉ जो है वो आपके पास किस तरह से डिफाइन किया जाता है। इट इज़ डिफाइंड एज द रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आते हैं हम डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ। ठीक है, तो जो आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है या एसएचएम जो होता है उसको डिफाइन किया जाता है एज द मोशन इन विच द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपली आपके पास कौन सा टाइप ऑफ मोशन होता है, ये वो मोशन होता है जिसमें जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। यानी कि जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कर रही होती है वो आपके पास प्रोपोर्शनल होती है टू द रिस्टोरिंग फोर्स फ्रॉम द मीन पोजीशन। दैट इज वाई मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, क्योंकि ये माइनस जो है ये यही चीज रिप्रेजेंट करे कि मीन पोजीशन से हम डिस्प्लेसमेंट को ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया इसका मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, जो एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है दिस इज मैथमेटिकल, और जो ये ऊपर हमने स्टेटमेंट दी है वो इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, फिर हम इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन जो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं एज एन ऑसिलेटरी मोशन इन विच द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी पोजीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। कि आपकी जो एक्सेलरेशन होती है पार्टिकल की वो किसी भी पोजीशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, mathematically denoted as a, that is acceleration proportional to minus x, and again minus is denoting कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टेड है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब आते हैं हम टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन के। सिंपल हार्मोनिक मोशन से कौन सी टर्म्स रिलेट करती हैं। सबसे पहले जो टर्म आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखोगे वो होगा इक्विलिब्रियम या फिर मीन पोजीशन, जो कि अभी हमने डेफिनेशंस में देखा कि मीन पोजीशन की तरफ जो है डायरेक्टेड होती है, प्रोपोर्शनल होती है टू मीन पोजीशन। तो अब मीन पोजीशन होती क्या चीज़ है, इक्विलिब्रियम पोजीशन होती क्या चीज़ है वो देखते हैं। सो द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज द पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन आपका वो पॉइंट होता है जहां आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है और उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही होती हैं उनका नेट क्या होता है, वो जीरो के इक्वल होता है। यानी कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रही होती हैं। जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है वहां पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मोस्ट स्टेबल पोजीशन पे होता है। ठीक है, यानी कि जो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है या मीन पोजीशन होती है वो मोस्ट स्टेबल पोजीशन होती है फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स, और वहीं से जो है ऑब्जेक्ट की ऑसिलेशन स्टार्ट होती है। यानी कि ऑब्वियसली देखें, अगर आपको मैं स्विंग की एग्जांपल दूं, जो आपके झूला होता है वो जब आप उस पर बैठे नहीं होते तो बिल्कुल एक पॉइंट पे जो है रुका हुआ होता है। ठीक है ना, जो उसकी ओरिजिनल हालत होती है। फिर उसके ऊपर आप बैठ जाते हो तब भी आपका जो झूला होता है वो मीन पोजीशन पे ही होता है। आपका दोस्त आ जाता है, वो झूले को पीछे की तरफ खींचता है, तो आपने क्या कर दिया, उसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया है। लेकिन जैसे ही आप उस झूले को छोड़ते हो वो वापस मीन पोजीशन पे जाता है और फिर एक्सट्रीम पे जाता है। ठीक है, फिर वापस मीन पे आता है, फिर एक्सट्रीम पे जाता है। ठीक है ना, तो आपके पास क्या हो रहा है कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये आपका एक एक्सट्रीम हो गया और ये आपका दूसरा एक्सट्रीम हो गया। तो क्या होता है कि जब आपने झूले को जो है इधर तक खींच लिया है, ठीक है, और आपने उसको दोबारा रिलीज कर दिया, तो वो कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ फ्यू मिली सेकंड्स के लिए वो यहाँ पे आके रुक जाता है और फिर आगे मोशन करता है। ठीक है ना, जो आप ऑब्वियसली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास क्या होता है कि कुछ देर के वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे झूला आके रुक जाता है और फिर आगे नेक्स्ट एक्सट्रीम की तरफ जाता है। ठीक है, इसकी आप एग्जांपल ले सकते हो मास स्प्रिंग सिस्टम की, जिसमें क्या होता है कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन होती है जहाँ पे स्प्रिंग जो है ना तो आपने उसको स्ट्रेच किया होता है ना उसको आपने कंप्रेस किया होता है। ठीक है ना तो आपकी स्प्रिंग जो होती है वो स्ट्रेच्ड होती है ना कंप्रेस्ड होती है। ऐसी जो पोजीशन होती है दैट इज इट्स मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसी तरह पेंडुलम की भी आप देख पा रहे हो कि जहाँ पे वो कंप्लीट स्टेशनरी हालत में होता है, कंप्लीट रेस्ट पोजीशन में होता है, वो बिल्कुल भी मोशन नहीं करता, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रही होती हैं, तो वो उसका जो पोजीशन होता है दैट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन।
मैंने आपको स्विंग की एग्जांपल दी कि स्विंग भी जब आपका इनिशियल पोजीशन पे होता है तो वो बेसिकली अपनी इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन पे होता है, और फिर जब आप उसको खींचते हो तो फिर वो ऑब्वियसली एक्सट्रीम्स के दरमियान जो है वो ऑसिलेट करना शुरू कर देता है अबाउट दी मीन पोजीशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपली इक्विलिब्रियम। इसमें 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। एक तो ये कि इक्विलिब्रियम वो पोजीशन होता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे होता है। दूसरा ये कि वो रेस्ट पे क्यों है, इस वजह से क्योंकि उसके ऊपर जो नेट फोर्स होती है वो ज़ीरो होती है, उसके ऊपर लगने वाली जितनी भी फोर्सेस होती है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देती है और आपको जो नेट रिजल्ट मिलता है वो ज़ीरो मिलता है। ठीक है, और तीसरी बात ये कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है वो मोस्ट स्टेबल पोजीशन होती है फॉर द ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है रिस्टोरिंग फोर्स। अगेन हम जब हुक्स लॉ भी डिस्कस कर रहे थे और जब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशंस को डिस्कस किया तब भी हमने रिस्टोरिंग फोर्स का एक टर्म सुना। ठीक है, एक वर्ड हमने सुनी, लेकिन वी डोंट नो कि ये चीज़ होती क्या है। तो अब इसको समझते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या है। सो रिस्टोरिंग फोर्स इज द फोर्स दैट ऑलवेज एक्ट्स to bring the object back to its equilibrium position. It is proportional to the displacement from the equilibrium position and acts in the opposite direction. तो आपके पास क्या होता है कि जब इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट ये आपका क्या है, सपोज ये आपका यहाँ पे एक पेंडुलम है, पहले आपका इस पोजीशन पे था। ठीक है, जो कि कौन सी पोजीशन थी, इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। ठीक है, आपने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, इसको पीछे की तरफ आप लेके चले गए, यहाँ पर आप इसको ले आए हो। ठीक है, अब जब आप इससे जो आपकी अप्लाइड फोर्स है उसको हटाते हो तो इसमें जो है कौन सी फोर्स आ जाती है, रिस्टोरिंग फोर्स आ जाती है, जो कि इस पेंडुलम को वापस जो है ड्रैग करती है टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, क्या होती है, ये जो आपकी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है जहाँ पे लाने के लिए आपने इसके ऊपर क्या लगाया होता है, फोर्स अप्लाई किया होता है। यहाँ से जैसे ही आप अपना एक्सटर्नल फोर्स जो है या अप्लाइड फोर्स जो है वो खत्म करते हो तो ये जो बॉब होता है, ये जो पेंडुलम होता है, ये वापस इस मीन पोजीशन की तरफ आना शुरू करता है। ये क्यों वापस आना शुरू करता है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो आपकी जो अप्लाइड फोर्स होती है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है और आपकी जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी मोशन में भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है ना, जैसे कि आपने पहले क्या किया कि बॉब आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, आप उसको किधर लेके चले गए, एक्सट्रीम पे लेके चले गए। जो रिस्टोर आप जब उसको एक्सट्रीम पे लेके जा रहे थे डिस्प्लेसमेंट किस तरफ थी, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ थी, लेकिन जो आपकी रिस्टोरिंग फोर्स थी वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में टुवर्ड्स मीन पोजीशन एक्ट कर रही थी। ठीक है ना, जैसे कि आप जब स्विंग को खींचते हो, ठीक है, आप लोगों ने ये चीज़ फील की होगी, अगर नहीं भी की तो ट्राई इट। जब आप स्विंग जो होती है उसको मीन आपकी दोस्त जो है उसके ऊपर बैठ गई, अब आप उसको खींच रहे हो टुवर्ड्स योर सेल्फ। ठीक है, आप उसको दूर तरफ खींच रहे हो फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब जब आप वहाँ पे थोड़ी देर उसको रोकते भी हो ना तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो वापस मीन पोजीशन की तरफ जोर कर रहा होता है। ठीक है, वो जो वो जोर कर रहा होता है दैट इज बेसिकली द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट, जो कि आपकी डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है। ठीक है ना, तो इसी वजह से वहाँ पे वो नेगेटिव साइन आ रहा होता है जब आप f प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स कर रहे होते हो। ठीक है, हुक्स लॉ में या फिर जो आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें ये नेगेटिव जो साइन होता है ये इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। होप आपको समझ आ गई हो। स्टिल आपकी कोई क्यूरीज हो तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल आप इसकी देख लो, आपके पास मास स्प्रिंग, वैसे तो मैंने काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स दे दी हैं लेकिन यहाँ पे भी जो दी है मैंने उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास क्या है, मास स्प्रिंग सिस्टम है जिसमें क्या होता है, जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है विच इज प्रोवाइडेड बाय द स्प्रिंग इटसेल्फ एंड इट्स गिवन बाय हुक्स लॉ वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जो मास स्प्रिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है कि जैसे आपने जो है एक स्प्रिंग है उसको एक मास के साथ अटैच किया होता है। इनिशियली आपका क्या होता है, वो जो स्प्रिंग होता है ना तो स्ट्रेच्ड होता है ना वो कंप्रेस्ड होता है, तो मतलब कि आपका जो मास है वो किधर पड़ा हुआ है, वो आपका मीन पोजीशन पे पड़ा हुआ है। ठीक है, आप क्या करते हो कि जो आपका मास है उसको आप खींचते हो तो आपका जो स्प्रिंग होता है वो स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, और आपका जो मास होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है फ्रॉम मीन पोजीशन टू सम एक्सट्रीम पोजीशन एंड आपके पास क्या होना शुरू हो जाता है कि जो मास होता है उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लगना शुरू हो जाती है कि वो वापस जो है अपनी मीन पोजीशन पे चला जाए। तो जैसे ही आप उसको छोड़ते हो तो वो आपके पास क्या करता है, मीन पोजीशन तक जाता है और जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो उसको उधर तक लेकर चली जाती है। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात ये है कि जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी, जिस डायरेक्शन में भी आप डिस्प्लेस करें उसकी बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो एक्ट करेगी। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट की भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स की भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, की पॉइंट इसमें क्या है कि द रिस्टोरिंग फोर्स इज व्हाट कॉजेज द ऑब्जेक्ट टू ऑसिलेट, और यही रिस्टोरिंग फोर्स है जिसकी वजह से आपका ऑब्जेक्ट होता है वो ऑसिलेट कर रहा होता है। Moving towards the types of simple harmonic motion, so there are
two major types of simple harmonic motion. We have linear simple harmonic motion and we have angular simple harmonic motion. As the name indicates, linear simple harmonic motion means कि when the particle moves to and fro about a fixed point, ठीक है, in a straight line, ठीक है, linearly. जब मतलब कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्ट्रेट पाथ में जो है आगे पीछे क्या कर रहा होता है, ऑसिलेट कर रहा होता है, दैट इज नोन एज सिंपल लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपका क्या है, मास है जिसको आपने स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है. ये वाली जो आपकी पोजीशन है ना, जो ये मिड में है, दिस इज योर तब की पोजीशन जब आपने इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया हुआ, ठीक है. यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपका मास है, वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पड़ा हुआ है, ठीक है. ना तो स्प्रिंग आपकी स्ट्रेच नजर आ रही है, ना कंप्रेस्ड नजर आ रही है. यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, नो रिस्टोरिंग फोर्स इज अप्लाइड, नो अप्लाइड फोर्स इज देयर, ठीक है, नो एक्सटर्नल और रिस्टोरिंग फोर्स इज देयर, ठीक है. अब क्या होता है कि आप इसको इस तरफ से इस तरफ खींच लेते हो, तो आपके पास जो स्प्रिंग होती है उसमें एक्सटेंशन आ जाती है, और जो आपका मास होता है वो एक एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाता है. अब क्या होता है कि इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो एक्ट करना शुरू कर देती है, लेकिन चूंकि आपने इसको स्ट्रेट लाइन में खींचा है तो ये कौन सी मोशन है, लीनियर मोशन है, और ये इसी स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए वापस जो है इस मीन पोजीशन पे आएगी, और फिर जो है नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगी, और आपकी जो स्प्रिंग है वो अब इस दफ़ा कंप्रेस हो जाएगी, और अगेन आप देख पा रहे हो कि रिस्टोरिंग फोर्स उसके ऊपर एक्ट करिए जो कि वापस उसको मीन पोजीशन पे लेकर आएगी, एंड फिर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है फिर एक्सट्रीम पे जाएगा, अगेन रिस्टोरिंग फोर्स उसको मीन पे लेकर आएगी, एंड फिर सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड, ठीक है. लेकिन मेन चीज यहाँ पे क्या है कि जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में है, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल भी में लिखा हुआ है मैंने कि द स्प्रिंग मास सिस्टम. अब आते हैं एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ. एज द नेम इंडिकेट्स अगेन, इट बेसिकली इज द ऑसिलेटरी मोशन दैट इज एंगुलर, ठीक है, जो कि आपके पास क्या होता है, सर्कल में मोशन होती है, ठीक है. इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास आती है जो टॉर्जनल पेंडुलम होता है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो. ये आपके पास क्या करता है, जब आप इसको ऑसिलेट कराते हो तो ये आपके पास क्या करता है, एंगुलरली ऑसिलेट करता है, यानी कि एक फिक्स्ड एक्सिस पे जो है ये मूव करता है, ठीक है. फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट जो है ना ये मूव करना शुरू कर देता है, एक सर्कुलर मोशन जो है ये अख्तियार कर लेता है, ठीक है. सो एन एग्जांपल ऑफ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टॉर्जनल पेंडुलम where a rigid body suspended by a wire is twisted and released oscillating back and forth around its equilibrium position, ठीक है. यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रिजिड बॉडी है जिसको आपने खींचा, तो ये आपके पास क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन को फॉलो करते हुए अबाउट इट्स एक्सिस क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है बैक एंड फोर्थ अबाउट दी मीन पोजीशन, ठीक है. तो बस जो लीनियर मोशन है वो सिंपली लीनियर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि ऑसिलेशंस होगी, उसमें पीरियोडिक ऑसिलेशंस होंगी, ठीक है, वो साइनोसाइडल फंक्शन से रिप्रेजेंट होगी, ठीक है, उसमें रिस्टोरिंग फोर्स होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, एक्सट्रीम पोजीशन होगी, मीन पोजीशन होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी. लेकिन अगर आपके पास लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो वो स्ट्रेट लाइन में होगी, और अगर एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो वो आपके पास सर्कुलर मोशन होगी, ठीक है. फिर आपके पास आ जाती है डिफरेंसेस बिटवीन पीरियोडिक ऑसिलेशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन. अच्छा, अगर पीरियोडिक की हम बात करें इंडिविजुअली कि पीरियोडिक मोशन क्या है, तो वो उसमें और ऑसिलेशन में और सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तीनों टाइप्स ऑफ मोशन में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं उसको ज़रा देख लेते हैं, ठीक है. अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इन तीनों मोशन को एक ही काइंड ऑफ मोशन कंसिडर करते हैं, विच इज़ नॉट एक्चुअली द केस, ठीक है. तीनों मोशंस में कुछ हद तक डिफरेंसेस है, ठीक है. जैसे कि आपकी पीरियोडिक मोशन है, पीरियोडिक मोशन क्या होती है, अ मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल वी हैव यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इसमें क्या होती है, जो पीरियोडिक मोशन होती है ये खुद को क्या करती है, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे या एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में या खुद को क्या करती है, रिपीट करती है. जैसे कि आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गई, यानी कि कोई चीज़ है अगर वो आपके पास सर्कल में यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो वो कंटिन्यूसली वो मूव कर रही है, उसको रिपीट कर रही है रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पे, ठीक है. साथ ही साथ इसमें क्या होता है, पीरियोडिक मोशन में आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होती, रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होती, और कोई भी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होती, ठीक है ना. सही हो गया ना. पीरियोडिक मोशन आपके पास एक ऐसा रिपीटेटिव मोशन ज़रूर होता है, लेकिन इसमें कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन, रिस्टोरिंग फोर्स या स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन इसमें नहीं होती, ठीक है. ऑसिलेटरी मोशन की अगर हम बात करें तो ये टू एंड फ्रो मोशन होती है पार्टिकल की अबाउट मीन पोजीशन, ठीक है, जिसमें पार्टिकल जो है वो ईदर साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम यानी मीन पोजीशन इसमें होती है, मीन पोजीशन के या तो एक साइड पे होगा या दूसरे साइड पे होगा, और या मीन पोजीशन के अबाउट जो है वो क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा.
ये आपके पास एक पीरियोडिक मोशन की काइंड है, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन जो है वो आपके पास पीरियोडिक मोशन की एक काइंड है, जिसमें क्या होती है, दो एक्सट्रीम पोजिशन होती हैं, एक मीन पोजिशन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दी ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, द मास स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि द ऑब्जेक्ट विल कीप ऑन मूविंग बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड द मीन पोजीशन, ठीक है। वही बात चल रही है कि आपके पास एक मीन पोजीशन होगी, दो एक्सट्रीम पोजीशंस होंगी, आपने बॉडी को ड्रैग किया टू फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन, वहां से उसको छोड़ा तो वो फिर मीन पे जाएगी, फिर एक्सट्रीम पे जाएगी, और बैक एंड फोर्थ इस तरह से आपका मोशन जो है वो कंटिन्यूड रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होगी, रिस्टोरिंग फोर्स भी होगी, क्योंकि ऑसिलेट कर रहा है, आगे पीछे जा रहा है, और ऑसिलेशन की कॉज क्या होती है, रिस्टोरिंग फोर्स होती है, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा जो नेट फोर्स होता है पार्टिकल पे वो जीरो होता है, कहाँ पे, मीन पोजीशन पे, ठीक है। और ऑब्वियसली आपका एक्सट्रीम पोजीशन जो है वहाँ पे उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। अगर वहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा तो फिर तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। पॉइंट समझ आ रहा है ना। अगर आपसे कोई पूछता है कि कहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन में नेट फोर्स जीरो होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मीन पोजीशन पे होता है, क्योंकि वो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। वहाँ पे जो तमाम फोर्सेस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, तो नेट रिजल्ट आपके पास जीरो होता है और ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे होता है, ठीक है। लेकिन जब आपका ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो वहाँ पे आपके पास चूंकि उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही होती है इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दी डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ पे बेसिकली आपके पास क्या हो रहा है कि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी आ रही है, रिस्टोरिंग फोर्स भी आ रही है, अप्लाइड फोर्स भी आ रही है, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेज आ रही हैं जो कि एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ऑपोजिट भी नहीं है। तो आपके पास जो नेट फोर्स होता है वो जीरो नहीं आता, बल्कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो मोशन करना चाहता है, ठीक है। एंड द मीन पोजीशन इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ऑसिलेटरी मोशन में आपके पास ये सारी बातें हैं। टू एंड फ्रो मोशन है, इट इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन, इट हैज़ टू एक्सट्रीम्स एंड वन मीन, एंड जो उसका मीन पोजीशन होता है वहाँ पे नेट फोर्स जीरो होता है, और इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें रिस्टोरिंग फोर्स भी एक्ट करती है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है कि इट इज द स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है। along with a straight line between the two extreme points, the path of SHM is a constraint, ठीक है। Now the path of the object needs to be a straight line. There will be a restoring force directed towards the equilibrium position. The mean position is in simple harmonic motion is the stable equilibrium. अब क्या है कि जो आपकी पीरियोडिक मोशन थी उसकी टाइप क्या थी, ऑसिलेटरी मोशन थी, और जो ऑसिलेटरी मोशन है उसका जो स्पेशल केस है वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक और नई चीज़ ये आ गई है कि इसमें बेसिकली जो पाथ होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की वो एक कंस्ट्रेंट होता है, उसके ऊपर एक लिमिटेशन होती है कि जो आपकी एक्सट्रीम पॉइंट्स है उनके दरमियान जो पाथ होगी वो स्ट्रेट लाइन की होगी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसने स्ट्रेट लाइन में मूव करना है। जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो दैट वुड बी द सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सो ये कुछ डिफरेंसेस थी बिटवीन पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। और यहाँ पे हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर की तरफ, जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें पेंडुलम्स आते हैं, स्प्रिंग्स आते हैं और दूसरे ऑसिलेटरी सिस्टम्स आते हैं। पेंडुलम्स आपने देख लिए, जैसे कि आपके पास सिंपल पेंडुलम होता है, लाइक दोज इन क्लॉक्स और स्विंग्स आर क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके अलावा पेंडुलम में और भी आते हैं, जैसे कि आपके पास सेकेंड पेंडुलम आता है, आपके पास टॉर्जनल पेंडुलम आता है, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेंडुलम्स आते हैं। जो आपका सिंपल क्लासिक पेंडुलम है वो क्लॉक्स और स्विंग्स में जो आप देखते हो वो है, ठीक है। क्लॉक्स में जो पेंडुलम लगा होता है वो जब 12 o'clock हो जाता है तो वो बेल करना शुरू कर देता है, और जो स्विंग्स होती हैं वो भी आपके पास सिंपल पेंडुलम ही है, ठीक है। फिर स्प्रिंग्स क्या हो जाती हैं, जो मासेस आप अटैच करते हो टू द स्प्रिंग वो भी आपके पास ऑसिलेटरी मोशन शो करती है, सो दैट इज आल्सो अनदर एप्लीकेशन ऑफ SHM। एंड इसके अलावा बाकी जो ऑसिलेटरी सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि आपका जब क्या होता है कि जब वाइब्रेशंस होती हैं मॉलिक्यूल्स की इन सॉलिड, दैट इज आल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन। गिटार की जब स्ट्रिंग्स जो है वो मोशन करती है, दैट इज आल्सो ऑसिलेटरी सिस्टम और सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। इसके अलावा जो मोशन होती है चार्ज्ड पार्टिकल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड में वो भी आपके पास साइनोसाइडल फंक्शन बनाती है, साइनोसाइडल फंक्शन से डिस्क्राइब होती है, सो दैट इज आल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो दीज वर द फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसमें हमने काफ़ी ईजी सी चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है, उसमें हर एक वर्ड की हमने डेफिनेशन देखी। फिर हमने इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा कि इसमें अर्ली ऑब्जर्वेशंस और डिस्कवरीज क्या थी। फिर हमने देखा कि आपके पास इसमें फर्दर डेवलपमेंट क्या हुई, जिसमें हमने न्यूटोनियन डेवलपमेंट देखी, हमने हुक्स लॉ देखा, और बाकी जितने भी मैथमेटिकल मॉडल्स इसमें पेश किए गए थे वो हमने थोड़े बहुत डिस्क्राइब किए। एंड फिर हमने डिस्कस किया जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है आपकी बुक में मैंशनड है,
उसमें 2 डेफिनेशंस हैं आपके पास, वो हमने डिस्कस की। एक आपके पास फोर्स रिलेशन विद डिस्प्लेसमेंट है, दूसरा आपका एक्सेलरेशन रिलेटेड विद डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किए टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन इन विच वी डिस्कस्ड इक्विलिब्रियम, रिस्टोरिंग फोर्स, एक्सट्रीम पोजीशंस एज वेल। हाँ, उनकी डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, बट काफ़ी सिंपल सी हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। और उधर जो है फोर्सेस क्या होती हैं, उधर जो है आपके पास क्या होता है क्या नहीं होता, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। बहरहाल अगर आपको उस पर डिटेल लेक्चर चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर अलग से लेक्चर बना दूंगी कि मीन पोजीशन पे क्या फ़िज़िक्स चल रही होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या फ़िज़िक्स चल रही होती है। इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस किए। फिर अभी हमने ऑसिलेशंस, पीरियोडिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन में मेन डिफरेंसेस देखी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने डिस्कस की द एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मैंने आपको इस लेक्चर में काफ़ी सारी डिटेल्स दिए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी बुक में मौजूद नहीं हैं, लेकिन मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि आप जो है वो नॉलेज गेन करो, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि हम नॉलेज गेन करें। सिर्फ किताबी कीड़े हमने नहीं बनना, सिर्फ रटे नहीं लगाने, हमने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट हो जिसकी आपको समझ ना आई हो, जिसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो, बेशक आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें टू शो योर सपोर्ट एंड टू मोटिवेट मी कि मैं फर्दर वीडियोस बनाऊं। एंड इंशाल्लाह मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और हम डिस्कस करेंगे मास प्रिंट सिस्टम को। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।